नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं पवन द्विवेदी, आपका फिजिक्स टीचर। हमने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जिसमें से 16 नंबर का आना है, पहला पोर्शन जो हमारी मार्किंग स्कीम का है, जिसमें 3 अध्याय शामिल थे। पहला वाला अध्याय जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा वाला अध्याय विद्युत विभव और धारिता, और तीसरा वाला कहलाता है विद्युत धारा। उसमें से 16 अंक आना है। उसमें से हमने एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर का प्रश्न पिछले लेक्चर में किया था। मैंने आपको बताया था आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने निकाल ली थी, लेकिन अब हम इसका व्यंजक निकालेंगे जो काम आएगा आगे। व्यंजक यानी डेरिवेशन जो आप निकालते हो, जैसे हमने कूलाम के नियम का निकाला। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक कैसे निकलेगा? हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। हमने एक डायग्राम, बगैर डायग्राम की डेरिवेशन यू कैन नॉट फाइंड, क्योंकि आपको काम मैथमेटिकली उसी पे करना है। तो जब हमने एक डायग्राम यहां ड्रा किया, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज को हम सीख चुके हैं, प्लस क्यू बोलते हैं। एक पॉइंट है हमारा O, उस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। डिस्टेंस R है, इस पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसकी डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से R है, ठीक है। तो जब R दूरी पर एक पॉइंट P है तो तीव्रता निकालने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहां एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q0 है। तो बिंदु O से R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ये अपन ने एज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि Q0 है, वहां Q0 है। अब सबसे पहले तीव्रता निकालने के लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश है तो उस पर फोर्स लगेगा कूलाम के नियमानुसार। तो इस Q0 पर Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, सबसे पहले निकालिए लगने वाला बल। तो ये बल कैसे निकलेगा? कूलाम के नियम से। रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। कूलाम का नियम पहले पढ़ा हुआ है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसका सूत्र आपने पढ़ा था, तो F हो जाएगा, ये इसका नियतांक, SI सिस्टम में ही बात होगी पूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 2 आवेश हो गए हमारे, एक Q हो गया और एक Q0 हो गया। तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी क्या है? R, इसके अनुक्रमानुपाती। तो हमारा इस प्लस Q चार्ज के विद्युत क्षेत्र में रखे एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान आ गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R²। ये फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो हमारा N आ गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण क्रमांक 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जब हमने दी, पिछले लेक्चर में आपने सुना E = आया F/Q0। तो वो परिभाषा से हम लिख देंगे अगले स्टेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E = क्या आएगा? F/Q0, F/Q0। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। पहले इक्वेशन में हमने फोर्स निकाला, दूसरे इक्वेशन में हमने परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखा, F/Q0। अब दोनों को देखिए और F का मान इसमें रख दीजिए, या यूं लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से।
तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखिए, जब ये समीकरण का मान इधर जाएगा तो ये आएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे ये Q नॉट है, ये Q0। इतना आ गया। आप क्या करेंगे? इस Q नॉट से इस Q नॉट को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये तीव्रता का व्यंजक, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, Nc-1। ये हमारा व्यंजक आ गया। तो प्रश्न ये यदि आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए एवं बिंदु आवेश के कारण इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो परिभाषा आपने लेना है E बराबर F/Q0 से, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और फिर डेरिवेशन निकालने के लिए डायग्राम बनाना है, जिसमें हमने एक आवेश को यहां लिया Q प्लस Q को O बिंदु पे और R दूरी पर P पे इसका कैलकुलेशन किया। तो आप इसकी वैल्यू पुट करके F की और इस तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, वो है विद्युत फ्लक्स और उससे संबंधित गॉस की प्रमेय। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लें, दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में, क्योंकि गॉस की प्रमेय तक जाने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स को समझना आवश्यक है। गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम को ज्ञात करने के दो मेथड हैं, एक क्षेत्र सदिश वाला है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन है, और एक हमारा सिंपल मेथड है। तो हम अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, सिंपल मेथड पे बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, गॉस का नियम चुंबक में भी है और विद्युत में भी है। तो यदि ये आता है प्रश्न कि गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए, तो ये विद्युत वाला गॉस का नियम है। और यदि ये आता है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गॉसीय नियम लिखिए, तो ये चैप्टर 4 का है, ये चुंबकत्व और गतिमान आवेश वाले चैप्टर का है। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूं पहले तो विद्युत फ्लक्स की, फ्लक्स, और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है गॉस का नियम, इसको गॉस की प्रमेय भी कहते हैं या गॉस की प्रमेय। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ ली, तीन चीजों की उसमें जरूरत पड़ती है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, किसी विद्युत पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती, कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है, इससे जितनी भी बल रेखाएं यानी क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत गुजरेंगी, उनकी कुल संख्या को कहा जाता है उस पृष्ठ से या उस क्षेत्रफल से संबद्ध लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला याद रख लीजिएगा, फाई ई इक्वल्स टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। एक्चुअली में ये फार्मूला इस तरह का भी है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, डॉट प्रोडक्ट है ई और डी एस का। ये वेक्टर ई कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस कहलाता है क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप ये समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, यदि दो आपके पास राशियां हैं a और b, यदि वेक्टर a है और वेक्टर b है, इनका डॉट प्रोडक्ट यदि हमें निकालना है
तो डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा। सिंपली ये ए और बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होगा। ऐसे ही दो वेक्टर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का डॉट प्रोडक्ट होगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा जो है वो ई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश ds के बीच का कोण है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो। तो ये याद रखें कि हमारा फ्लक्स का फार्मूला ये है और ये है ई डी एस कॉस थीटा। जब ये दो बातें आपको समझ में आ जाएंगी, अभिलंबवत जब बाहर निकलती हैं बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स जो है धनात्मक होता है और पृष्ठ के अंदर आती हैं तो ऋणात्मक होता है। तो ये तो फ्लक्स की बात हुई। एक बात और होती है फ्लक्स में कि यदि ये थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई ई इक्वल्स टू आता है ई डी एस, ये होता है अधिकतम। कभी कभी पूछा जाता है कि किसी भी क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम तब होता है जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होता है, जब ई और डी एस लंबवत होते हैं। ई और डी एस लंबवत होते हैं तो ई और ds के अभिलंब के बीच का कोण 0 होता है। लंबवत का मतलब है यहां 90 नहीं लिखना है। सामान्य रूप से जब लंबवत शब्द का हम उपयोग करते हैं तो सीधा वहां 90 रख देते हैं। फ्लक्स की कॉन्सेप्ट में लंबवत की जगह 0 रखा जाता है। कारण यह है कि लंबवत शब्द तो आ रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि कोई पृष्ठ स्थित है, ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये लंबवत स्थित है, तो इसका अभिलंब जो जाएगा वो ऐसा आ जाएगा। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत है। तो पृष्ठ और उसके अभिलंब के बीच का कोण है ये, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच के, तो 0 आएगा, तो ये अधिकतम आएगा। और यदि समानांतर है पृष्ठ तो वो 0 फ्लक्स 0 आएगा, कोण 90 आएगा। तो कहने का मतलब कि यदि पृष्ठ, ध्यान रखना, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फ्लक्स क्या आएगा, अधिकतम। कोण क्या आएगा, 0, और फ्लक्स क्या आएगा, अधिकतम। और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, समानांतर है तो थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। और आप जानते हैं cos 90 जो होता है वो 0 होता है। when 0 is multiplied by E and ds the total flux will be 0, इसलिए 0 आएगा। तो अभी हाल फिलहाल गॉस की प्रमेय को समझने के लिए हमें इस फार्मूले को याद रखना है कि फ्लक्स हमारा होता है E ds cos थीटा। अब हम जिस खास प्रश्न की बात कर रहे थे जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है फिजिक्स में जनरली, और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेन पेपर में गॉस का नियम या विद्युत वाला नहीं पूछा गया है, तो लगभग संभावना है कि वो आएगा, आ सकता है। तो आपको इसे जरूर तैयार करना है। इस चैप्टर में से एक कूलाम का नियम हमने तैयार कर लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ ली, लेकिन गॉस का नियम आप तैयार कर लें तो 4 नंबर का जो 17वें नंबर से प्रश्न शुरू होते हैं वहाँ संभावना है कि ये गॉस का नियम आपको पूछ लिया जाए और आप इसको पूरा करके आएंगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। गॉस का नियम क्या कहलाता है? गॉस के नियम का स्टेटमेंट ये है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है स्टेटमेंट फाई इक्वल्स टू Q/ε0, या अभी हमने फाई समझा, ई इसलिए लिखा है, ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई फॉर फ्लक्स, शो करते हैं इसको फाई ई से। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को काहे से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट पूरा आपको लिखना है, 1 नंबर पूरा स्टेटमेंट,
और ये हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आप लिखाएंगे तो आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सिंपल मेथड से मैं आपको प्रूफ करना बताता हूं। हमने क्या किया, यहां एक सरफेस बनाया, एक गोला बनाया, ये इसका केंद्र है, ठीक है। इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, ये P ले लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी और एक इसका अल्प पृष्ठ है ds और ये पूरा पृष्ठ है s। तो एक पॉइंट O है जिस पे कोई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और इससे r दूरी पर एक पॉइंट। ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेंगी। कैसे लिखना पड़ेंगी, माना कि एक बिंदु O पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो अभी हमने पढ़ा कि r दूरी पर यदि बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो तीव्रता का सूत्र होगा वेक्टर E इक्वल्स टू, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का भी व्यंजक हमने किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। इसकी डायरेक्शन होगी OP दिशा में, ठीक है। ये हमने एक पहला फार्मूला हमारा निकाल लिया, इसको दे दिया समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। यदि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds हो तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो क्षेत्रफल है ये E की दिशा के लंबवत है। लंबवत है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, अधिकतम होता है। वो क्या आएगा, क्योंकि छोटा क्षेत्र लिया है तो जब भी हम छोटा क्षेत्र लिखते हैं तो D लगा देते हैं, d फाई। छोटा क्षेत्रफल लेंगे ds, छोटा विद्युत फ्लक्स लेंगे d फाई E। तो d फाई E हमारा आएगा E ds cos 0 डिग्री होगा। किस किस के बीच का कोण, वेक्टर E और क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसकी दिशा भी यही है, इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा, ठीक है। तो चूंकि cos 0 1 होता है तो हमारा d फाई E आ गया E ds, ठीक है। अब E ds जब आ गया तो अब पूरे पृष्ठ से निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स। पहले हम छोटे हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं और गणित में नियम है, फिजिक्स में नियम है कि उसका समाकलन कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों से आप निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये बड़ा फ्लक्स है तो ये फाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, ठीक है। E को बाहर ले लीजिए, फाई E बराबर, या E की वैल्यू रख दीजिए E इंटीग्रेशन ऑफ ds, यह हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 में हम E की वैल्यू लेके आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वो वैल्यू समीकरण 2 में यहां आ जाएगी। जब ये वैल्यू यहां आएगी तो ये आएगा फाई E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। यह हमारा इक्वेशन 3 होगी। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ।
ये गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठ गोला है। ये हमने ये मान के चले हैं कि r त्रिज्या का एक गोला है जिसके अंदर चार्ज q है। इसका एक पॉइंट P पे हमने एक छोटे से पृष्ठ ds की कल्पना की थी, उससे हमने निकाला फ्लक्स। छोटा फ्लक्स था इसलिए d फाई आया। वी हैव टू इंटीग्रेट द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, देन वी गेट कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फाई ई आया। अब ds माने गोले का पृष्ठ। 10वीं से पढ़ रहे हो ये बात, जब 10th से पढ़ रहे हैं तो गोले का पृष्ठ मालूम होगा। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ds मींस गोले का पृष्ठ इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन नंबर 3। 4 की वैल्यू हम कहां रखेंगे? 3 में। ये 10th से आ रहा है आपको, बस ये वाला जो साइन है थोड़ा सा चेंज हो गया। 11th में आपने इंटीग्रेशन शुरू कर दिया, 12th में आपने इंटीग्रेशन जानना शुरू कर दिया, लेकिन बात वही है जो 10वीं की मेंसुरेशन में गोले का पृष्ठ पढ़ा था, वही 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, तो फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हियर। यहां इसकी जगह आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहां 4 पाई है, यहां 4 पाई है, यू कैन कैंसिल इट, कैंसिल हो जाएगा। यहां आर स्क्वायर है, यहां आर स्क्वायर है, आल्सो कैंसिल इट। क्वांटिटी कौन कौन सी बची? फाई ई बचा इस साइड, यहां क्या बचा? क्यू, यहां क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। आप पहुंच गए, प्रूफ हो गया। क्या कहा था गॉस ने? गॉस ने यह कहा था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, the total electric flux emerging from a surface is equal to the 1 upon 4 pi epsilon times of the charge inside the sphere inside the enclosed surface। हिंदी में यदि मैं रिपीट करूं तो गॉस ने यह कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स। तो आप ये देख रहे हैं फाई ई, और इसको आप इसको लिखें 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। इट इज द गॉसेस थ्योरम, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। हमने प्रूव कर दिया। एक तो मेरा आपसे कहना यह है बच्चों कि इसको आपको जरूर करना है। आने वाले एग्जाम में 99% संभावना है कि ये वाला प्रश्न आएगा। हम इन वीडियोस में केवल बात कर रहे हैं उन चीज़ों की। देखिए बहुत वास्ट सिलेबस है फिजिक्स का। फिजिक्स को आपको एक एक चीज़ को शुरू से पढ़ना होता है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं। आपने साल भर पढ़ा है, लेकिन हमारी आशा और विश्वास है कि आप इन वीडियोस में जितने लेसन हमारे टीचर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं, विभाग जो प्रयास कर रहा है, उनको यदि आप कर लेंगे तो आप अच्छे नंबरों से ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज हमने सीख लिया गॉस की प्रमेय, आज हमने कूलॉम का नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी और इम्पोर्टेंट विद्युत फ्लक्स को समझा और गॉसेस थ्योरम कर लिया। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आप मन लगाकर इन वीडियोस को देखेंगे और इससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।